तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एने फ्रैंक की डायरी, उसका परिचय। एने फ्रैंक का नीदरलैंड में एक लड़की को उसके जन्म दिवस पर एक डायरी उपहार में मिलती है। 2 दिन बाद वह डायरी लिखना शुरू करती है। वह डायरी किसी किशोरी की आम सी डायरी हो सकती थी, लेकिन वह 1942 का जून का महीना था। एडोल्फ हिटलर यूरोप के यहूदियों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू कर चुका था। उसकी सेना पहले ही यूरोप के काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड एक के बाद एक सभी देश हार रहे थे। जब जर्मन सेना नीदरलैंड पहुंची तो यह नन्ही यहूदी लड़की अपने पिता ऑटो फ्रैंक, माँ एडिथ, बहन मार्गोट और 3 सदस्य के एक अन्य परिवार के साथ एम्स्टर्डम की उस इमारत के ऊपरी हिस्से में किताबों की अलमारी के पीछे मौजूद जगह में छिपने गई, जहां उसके पिता काम करते थे। 2 साल तक वहीं छिपी रही और फिर किसी के द्वारा उनके ठिकाने की सूचना दिए जाने के बाद उन सबको जर्मन सैनिक एक बंदी शिविर में ले जाया गया, जहां टाइफस से उसकी मौत हो गई। अगर वह उस बीमारी से बच जाती तो 2 हफ्ते बाद बाकी लोगों के साथ ब्रिटिश टुकड़ियों द्वारा आज़ाद कर ली जाती। एने फ्रैंक 15 साल की थी जब 1945 के शुरुआती मार्च में बर्गन-बेल्स के उस बंदी शिविर में उसकी मौत हुई थी। एक विकृत उन्मादी विचारधारा ने समय से पहले ही उसकी जिंदगी की लौ को बुझा दिया। जून 1929 में जन्मी एने फ्रैंक की जिंदगी शायद गुमनाम ही रहती अगर उसके पिता 1947 में उसकी डायरी प्रकाशित न करते। वह एक ऐसी सरकारी फाइल में एक संख्या, एक बेचेहरा आंकड़ा बनकर रह जाती, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के इंसानी पहलुओं को दर्ज किया जाना था। लेकिन नियति शायद ऐसा नहीं चाहती थी। उसने 1942 में गर्मियों में अपनी डायरी लिखनी शुरू की थी, लेकिन उसका इरादा छिपे हुए यहूदी के तौर पर अपने अनुभव दर्ज करना कतई नहीं था। एन की डायरी उसके लिए अपने आप को बहुत ईमानदारी और साफ दिल से अभिव्यक्त करने की जगह थी। उसने निसंकोच सब कुछ लिखा, कुछ भी नहीं छिपाया और डायरी के पन्नों पर खुद को खोल कर रख दिया। मार्च 1944 में एन ने लंदन में निर्वासित डच सरकार के एक सदस्य का रेडियो प्रसारण सुना, जिसने जर्मन शासन के अंतर्गत डच लोगों के दमन के अनुभव का सार्वजनिक अभिलेख तैयार करने की बात की थी। उसमें लोगों ने अपने सभी पत्रों, डायरियों, पत्रिकाओं और तस्वीरों को बचाए रखने की बात की थी, क्योंकि इस परियोजना के लिए वे अनमोल साबित हो सकते थे। उससे प्रेरित होकर एन ने इस इरादे से अपनी डायरी का संपादन करना शुरू किया कि युद्ध की समाप्ति के बाद उसे वे प्रकाशित होने के लिए दे सके। वह 2 साल तक इस दिशा में लेखन आगे बढ़ती रही और उसने वह सब लिखा जो उसने देखा, वह जिसका अनुभव किया। आज एन फ्रैंक की डायरी उन सबसे अहम दस्तावेजों में से हैं जो हिटलर के पागलपन के बावजूद बचे रह गए। आधिकारिक अभिलेखों व राजनीतिक भाषणों से अलग केवल पीड़ित व
बचे हुए लोगों की आवाज़ों के जरिए ही ऐतिहासिक त्रासदियों से मानवीय कथा का ताना बाना बुना जा सकता है, और एन फ्रैंक की डायरी यही करती है। लिखना शुरू करने के समय वह 13 साल की थी। उसे कुछ भी साबित नहीं करना था। उसका कोई गुप्त लक्ष्य नहीं था। उसे किसी किस्म का कोई प्रचार नहीं करना था। उसने बस लिखा क्योंकि वह लिखना चाहती थी। उसने बहुत मासूमियत और सच्चाई से लिखा, जो सिर्फ बच्चों में ही हो सकती है। लेकिन जो कुछ उसने लिखा वह इतना मासूम नहीं था जितनी कि वह खुद थी। हॉलोकॉस्ट यानी यहूदियों के सामूहिक संहार को लेकर हुए विवादों व विचार विमर्श के बीच एन की डायरी पीड़ित के समक्ष से आने वाले बहुत सतर्कतापूर्वक तैयार किए गए और सारगर्भित दस्तावेजों में से एक है, और यह उस संहार का प्रतीकात्मक विषय बन चुका है। बच्चे अपने अकादमिक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में इस डायरी के संक्षिप्त संस्करणों को पढ़ते हैं ताकि वह ये जान सके कि 1940 के दशक में भयावह समय उनकी ही उम्र की एक लड़की ने क्या कुछ सहा था। शिक्षाविद और इतिहासकार उस डायरी का इस्तेमाल ऐतिहासिक सत्य के प्रामाणिक स्रोत के रूप में करते हैं। इस डायरी के बारे में डच पत्रकार व इतिहासकार यान रोम ने 1946 में कहा था, हालांकि यह एक बच्चे की आवाज़ में सामने आई है, फिर भी यह फांसीवाद के समूचे भयावह स्वरूप की अभिव्यक्ति है, जो न्यूरेमबर्ग के सभी साक्ष्यों से कहीं अधिक है। एन की आवाज़ महाद्वीपों व पीढ़ियों के पार पहुंची है। उसकी डायरी ने हॉलोकॉस्ट के पीड़ितों को गुमनाम होने से बचा रखा है। उसने अपने जैसे बाकी लोगों को एक चेहरा और एक ज़िंदगी दी है। उसने उस यंत्रणा में जीने वाले लोगों व उसके बाद आने वाले हमारे जैसे लोगों के लिए वास्तविक बनाया है। कहा जाता है कि ये तकलीफ़ें झेलने वालों के जहन में बना ज़ख्म उसे बंद कर देने से ठीक नहीं होता। उस घाव की याद को बनाए रखकर, उसे याद करके व साझा करके ही लोगों को सही मायने में उस तकलीफ़ से छुटकारा मिलता है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को कितनी ही बार पढ़ा जाए, वह उस पर चर्चा की जाए, वह संवाद की और ऐतिहासिक विवाद को प्रेरित कर इसे मुक्ति को नज़दीक लाती है।